हेलो एंड वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। क्रिप्टो अब हमेशा के लिए वैसा नहीं रहेगा गाइस। क्रिप्टो का जो क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल है यूएस के अंदर प्रपोज हो गया है। ये समझ लीजिए कि क्रिप्टो के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट बिल जो है वो प्रपोज हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है। लेकिन इसकी जो इसके अंदर चीजें लिखी है ना, वो पूरी दुनिया में ना सिर्फ यूएस को क्लैरिटी देगी, आधी से ज्यादा दुनिया, इनफैक्ट 90% दुनिया सीधा का सीधा इस बिल को उठाएगी और अपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेगी, एफर्ट भी नहीं मारेगी। इस बिल का इंतज़ार पूरी इंडस्ट्री को था कि इस बिल के अंदर क्या मेंशन होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी था कि ये जैसे आपने ये तो देखा, जीनियस एक्ट आया था तो उसने स्टेबल कॉइन्स को क्लैरिटी दी थी। लेकिन जो ओवरऑल क्रिप्टो को जो क्लैरिटी है वो इस बिल के थ्रू आएगी। अभी इस बिल पे काम चल रहा है, लेकिन जो उसका इनिशियल ड्राफ्ट है वो प्रपोज हुआ है। क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री पे? मैं 2-3 लफ्ज़ों में इसको समझा दूँ कि सबसे पहले तो यूएस के अंदर क्रिप्टो की क्लैरिटी मिल जाएगी। क्रिप्टो के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं, बैंक्स वगैरह, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। वो भी मैं डिटेल में बताऊँगा अभी कि किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस किया गया है। तो एक तो उस पे क्लैरिटी मिल जाएगी। डेफिनेशन, रेगुलेटर कौन है? भई रेगुलेटर कौन है, ये क्लैरिटी मिल गई। अभी ना कोई रेगुलेटर क्रिप्टो का नहीं है, पता है ना आपको यूएस में। तो यहाँ से ये पता लग जाएगा कि रेगुलेटर कौन है। जब रेगुलेटर आ गया तो उसने कैसे डिफाइन किया है। 2 चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई तो बाकी चीज़ें अपने आप क्लैरिट हो जाएँगी। और पूरी दुनिया में भी तो यही पंगा है ना। जैसे आज इंडिया में ये नहीं पता कि इसको कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई करेगा, सेबी करेगा। अब वो देखेंगे अमेरिका क्या कर रहा है। तो अमेरिका ने अगर देख कह दिया कि भई इसको सीएफटीसी करेगा, तो इंडिया भी बोलेगा ठीक है इसको सेबी करेगा, फिर आरबीआई नहीं करेगा। ये पावर है, ये इंपॉर्टेंस है इस क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसी खबरों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि नहीं? देखिए, इसमें कोई शेयर करने में कोई बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को भी कॉन्फिडेंस देती है, क्लैरिटी देती है कि अच्छा क्रिप्टो में आखिर हो क्या रहा है। क्रिप्टो में अभी तक ना जो बड़े प्लेयर्स थे वो हिचकिचा रहे थे, बैंक्स वगैरह ना थोड़े-से हिचकिचा रहे थे कि यार इसमें एंट्री लें कि ना लें, क्योंकि उनको दिक्कत ये हो रही थी कि यार अभी तक इसकी रेगुलेटर नहीं है, इसको डिफाइन नहीं किया है, तो इसमें थोड़ा-सा ना टेंशन थी, उनको हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन अब वो हिचकिचाहट दूर हो जाएगी। ये जो क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल अगर पास हो गया तो ये बहुत सारी क्लैरिटी देगा। मैं वीडियो को ज़रा शुरू करता हूँ सबसे पहले, ठीक है? और उस फिर इसमें बताता हूँ लास्ट और भी 1-2 चीज़ें हैं जो आपको सुननी चाहिए। जैसे कि ये सीएनबीसी का है। सीएनबीसी ने बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन किया है कि जो क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल है, ये लॉ मेकर्स ने रिलीज़ कर दिया है एंड ये डिजिटल एसेट्स के लिए क्या मायने रखता है, इसको बताते हैं। इसके अंदर 5 टेक अवे हैं। इसके अंदर ये है कि सबसे पहले ग्रांट फेवरेबल रेगुलेटरी स्टेटस टू सम क्रिप्टो करेंसीज़। कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ को, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम है, और भी ऑल्ट कॉइन्स को ये बोल दिया गया है कि बेस्ड ऑन द मार्केट कैप, अगर उनकी मार्केट कैप और वो उस पैरामीटर्स में फॉल करते हैं जो उन्होंने पैरामीटर सेट किए हैं, तो वो पर्टिकुलर क्रिप्टो जो वो डिजिटल कमोडिटीज़ कहलाएँगे। डिजिटल कमोडिटीज़, ठीक है? तो बिटकॉइन और इथेरियम की तो रास्ता क्लियर है। जैसे सोलाना है, सुई है, या पॉलीगॉन है, या बाकी जितने भी क्रिप्टोज़ हैं, उनको उन पैरामीटर से गुज़रना होगा। उन पैरामीटर्स में मार्केट कैप सबसे बड़ा एक पैरामीटर है। उसके अलावा डिसेंट्रलाइज़ेशन, टोकन कितने रिलीज़ हो चुके हैं, कितने फाउंडर के पास है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रोल किसके पास है, कौन-सी ज्यूरिसडिक्शन से है, फाउंडेशन है कि नहीं, 85 उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। उनके अंदर वो काफ़ी क्रिप्टो ऑलरेडी फॉल करते हैं बाय द वे। तो वो जो क्रिप्टो है वो डिजिटल कमोडिटीज़ कहलाएँगे। या क्लियर हो गया? एक बार जब वो डिजिटल कमोडिटीज़ कहलाएँगे तो इसका इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हैं, जैसे कि कंप्लायंस एंड रिस्क डिपार्टमेंट विल फाइनली हैव अ फेडरल स्टेटस मिल जाएगा। फेडरल स्टैच्यू मिल जाएगा क्रिप्टो को, ठीक है? और ये दिस शिफ्ट्स द इंटरनल कन्वर्सेशन एंड इट प्रोवाइड्स द लीगल सर्टेनिटी। एक लीगल सर्टेनिटी मिल जाएगी एसेट को, ठीक है? और लीगल सर्टेनिटी रिक्वायर्ड टू मूव एसेट्स इनटू फॉर्मल स्ट्रेटेजिक एलोकेशन। तो एक तरीके से ना इसको एक लीगल स्टैच्यू मिल जाएगा, लीगल स्टेटस मिल जाएगा। एक तरीके से इसको लीगल सर्टेनिटी मिल जाएगी इस एसेट क्लास को, क्योंकि अब आपने इसको डिफाइन कर दिया कि ये एक डिजिटल कमोडिटी है। अदरवाइज़ लोग तरह-तरह की डेफिनिशन करते रहते थे। दूसरा चीज़ ये कि सीएफटीसी इज़ गोइंग टू रेगुलेट इट। तो सही, सीएफटीसी इज़ गोइंग टू बी द रेगुलेटर फॉर डिजिटल कमोडिटीज़, और ख़ास तौर पे वो उसकी जो स्पॉट मार्केट है उसको कंट्रोल करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे। तो यहाँ पे रेगुलेटर की भी क्लैरिटी हो गई। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रिक्वायर्स, इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि इट रिक्वायर्स क्रिप्टो फर्म्स टू सेग्रीगेट फंड्स एंड मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक ही एक्सचेंज कस्टोडियन भी है, ट्रेडर भी है, वॉलेट भी है, भैया नहीं। अब अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग वर्टिकल बनाओ, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप अगर स्टैट्यूटरी हो तो स्टैट्यूटरी, आप अगर कस्टोडियन हो तो कस्टोडियन का लाइसेंस अलग लो। आप अगर एक्सचेंज एक्सचेंज चलाते हो और कस्टोडियन नहीं बनना चाहते तो कस्टोडियन आप नहीं बन सकते। कस्टोडियन भी अगर बनना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग वर्टिकल, अलग कंपनी, अलग उसकी वो एक्सचेंज का अलग लाइसेंस, कस्टोडियन का अलग लाइसेंस, मतलब हर फंक्शन को ना अलग-अलग कर दिया। तो दिस विल प्रोवाइड मोर सर्टेनिटी, क्लैरिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा,
और यूज़र के लिए भी, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, इट गिव्स सीएफटीसी मोर पावर टू रेगुलेट डिजिटल एसेट्स। एक रेगुलेटर को ताकत दी जाएगी कि वो अब जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको उनको देखे, उनको रेगुलेट करे, वो डिजिटल कमोडिटी है कि नहीं, अगर नहीं है तो उनको सिक्योरिटीज़ की श्रेणी में डालें। तो एक सीएफ अभी तक ना एसईसी और सीएफटीसी लड़ाई लड़ते रहते थे कि पावर किसके पास है, कौन रेगुलेट करेगा। अब क्लैरिटी हो गई कि सीएफटीसी करेगा, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अलाउ द सीएफटीसी टू कलेक्ट फीस। सीएफटीसी जो है वो फीस को कलेक्ट करेगी, जो भी वहाँ पे उनसे रजिस्ट्रेशन करेगा, जो सीएफटीसी के पास आके एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हैं, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उनसे फीस कलेक्ट होगी, और फीस जो है वो वापस से इकोसिस्टम को ग्रो करने में, एजुकेट करने में हेल्प होगी, उसकी मदद ली जाएगी। और इट आल्सो एस्टैब्लिशेस लिस्टिंग स्टैंडर्ड। भैया टोकन कैसे लिस्ट होंगे, कौन से टोकन लिस्ट होंगे, कौन से डी लिस्ट होंगे, उसका तरीका क्या होगा, ये भी क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल के अंदर मेंशन्ड है। और भी इसके अंदर चीजें मेंशन्ड है, जैसे सबसे पहली बात है रेगुलेटरी क्लैरिटी, ये मैंने आपको बता दिया। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, अब कोई भी बैंक, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक ये नहीं कह सकते कि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उनको बोला जाएगा कि भैया अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी और क्या मिलेगी, अब तो इसको एक स्टेटस दे दिया गया है, इसकी डेफिनेशन हो गई, इसका रेगुलेटर आ गया है, तो ये अब उनको कॉन्फिडेंस आएगा। अब बड़े-बड़े बैंक्स जो हैं वो क्रिप्टो के अंदर एंटर करना शुरू करेंगे। और सेगमेंटेशन ऑफ ओवरसाइट, मतलब कि सीएफटीसी बिकम्स द प्राइमरी रेगुलेटर, ये मैंने बता दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसकी सीएफटीसी जो होगा वो स्पॉट ट्रेडिंग को देखेगा, डेरिवेटिव को नहीं देखेगा। द बिल डिफाइंस डिजिटल कमोडिटी, एक्सचेंजेस ब्रोकर इन डिजिटल कमोडिटीज में रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के रूल क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी ब्लॉकचेन डेवलपर जो कोडिंग करता है, तो भैया उसको जेल नहीं होगी। ठीक है, ये भी क्लैरिटी हो गई कि कोई जेल वेल नहीं भेजेंगे, कोई पब्लिक ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस दिया है डेवलपर फर्टिनिटी को भी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि भाई जो शटडाउन है वो ओवर हो रहा है, ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, क्योंकि अभी यूएस के हाउस ने दे जस्ट वोटेड टू एडवांस द बिल टू रीओपन द गवर्नमेंट। और रूल्स ने अभी जो रूल्स कमेटी है उसने 8-4 से ये बिल को आगे पास कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली बुधवार, जैसे कि अब आज, मतलब क्योंकि यूएस में वो पास हो जाना चाहिए बुधवार को, तो जैसे हमारे यहाँ तो बुधवार है, उनके यहाँ पे जब होगा तो वहाँ पे ये पास हो जाएगा बिल। और ये शटडाउन जो है वो यूएस के अंदर जो है वो रिमूव हो जाएगा, और ये लॉन्गेस्ट शटडाउन था। और जब ये शटडाउन हटता है यूएस के अंदर, तो बेसिकली यूएस के शटडाउन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा था मुझे बहुत खर्चे करने हैं, मुझे बहुत सैलरी देनी है, ये देना है, वो देना है। बहुत सारे उसने पैसे माँग लिए। उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने कि नहीं, 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे तो हमारा ऑलरेडी डेट पहुँच चुका है, और पैसे नहीं दे सकते। लड़ाई झगड़े हो गए। साढ़े 7,50,000 एम्प्लॉइज़ को बोल दिया घर बैठो, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही। डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए, सिर्फ़ क्रिटिकल डिपार्टमेंट चल रहे थे। 40 दिन से हो गए। मतलब ये 2019 के बाद ये सबसे लंबा ये शटडाउन था। शटडाउन के बाद होता क्या है? शटडाउन के बाद क्या होता है? एक दोनों पूरा कांग्रेस जो होती है, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिक्स बैठते हैं और वापस से वो पैसे मनी प्रिंटिंग करते हैं, कहते हैं ठीक है यार थोड़ा कम कर लेना। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। मोटा-मोटा ये लेके चलो कि 1 से डेढ़ ट्रिलियन यूएस डॉलर जो वो खर्चा करने वाला है अमेरिका, और ये कितने दिनों से पैसे रुके हुए हैं, सोचिए एकदम मार्केट के अंदर जाएँगे। हमेशा ये देखा गया कि 6 महीने के बाद, जैसे बीटीसी 290% ग्रो हुआ था 2019 में जब ये शटडाउन हटा था। 290 300% मतलब बीटीसी पंप हुआ था 6 महीने में। सो अगर ये सेम होता है तो बीटीसी इस टाइम जो है वो 3 लाख यूएस डॉलर के ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इस टाइम जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा है, तो हो सकता है वो इतना ना करे, लेकिन फिर भी ये बहुत बुलिश साइन होते हैं 6 महीने के बाद। हमेशा देखा गया है कि शटडाउन के बाद ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट, ये देख रहे हो कि ये स्टॉक मार्केट का चार्ट है, तो एवरेज देखा गया है कि हर शटडाउन के बाद एवरेज, लास्ट टाइम तो हुआ था 24% बढ़ी थी स्टॉक मार्केट, लेकिन एवरेज हमेशा 12% और मीडियन जो है वो 12% रहता है। ठीक है? तो ये जो शटडाउन है ये आपका हमेशा स्टॉक मार्केट्स हो या आपकी जो क्रिप्टो मार्केट्स हैं, उन दोनों के लिए ये हमेशा ही बुलिश साइन होता है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहा है कि $2,000 का स्टिमुलस पैकेज वो सबके अकाउंट में $2,000 डाल रहा है। आपने ये खबर सुनी होगी। $2,000 डाल रहा है वो सबके अकाउंट में। वो कह रहा है कि भैया मेरे को टैरिफ से बहुत अच्छी कमाई हुई है और अब मैं सबको $2,000 उनके अकाउंट में डाल रहा हूँ। खतरा इस बात का ये होता है कि $2,000 पिछली बार पहले भी ऐसा नहीं है। स्टिमुलस चेक पहले भी इश्यू हुए हैं। कोविड के टाइम में स्टिमुलस चेक 1, स्टिमुलस चेक 2, स्टिमुलस चेक 3, ये तीनों मिला के $3,200 दिए गए थे। और $3,200 जब दिए गए थे पिछली बार, तो क्या हुआ था? 10% पे इन्फ्लेशन पहुँच गई थी। आप ये देख सकते हो कि इस बार भी अगर ये $2,000 जाते हैं, तो इन्फ्लेशन 10 नहीं तो कम से कम 8-9% के आस-पास अगर पहुँच गई, तो वापस से जो जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो गोल्ड है, स्टॉक्स हैं, जब भी हाई इन्फ्लेशन जब
होती है, तो आप ये देखोगे कि लोग हेज अगेंस्ट द रिस्क, हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन वाले जो एसेट क्लास है उसके लिए भागते हैं। तो उसमें बिटकॉइन, क्रिप्टो और आपका गोल्ड जो है, दे आर गोइंग टू परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल। हमने पिछली बार भी देखा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि कितना पैसा क्रिप्टो में गया था, तो एक अनुमान के मुताबिक पहले भी 40, जब कोविड में जब स्टिमुलस पैकेज मिला था, तो 40 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो क्रिप्टो और स्टॉक्स मार्केट में एंटर किया था। इनफैक्ट अगर किसी ने पिछली बार $3200 जो थे, जो उसको मिले थे स्टिमुलस पैकेज में, $3200 अगर उसने सिर्फ बिटकॉइन में डाले होते, तो आज के डेट में बिटकॉइन 20,000 से 30,000 डॉलर के बीच में होता। तो लोगों को ये एग्जांपल्स पता होते हैं, फ्री मनी होती है, फ्री मनी लेके लोग जनरली कुछ चीज़ें खरीदते हैं और बाकी जो रिमेनिंग पैसा है वो क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट्स में डाल देते हैं। तो स्टिमुलस पैकेजेस का हमेशा यूज़ इसी तरीके से होता है, ठीक है? तो ये इट इज़ गोइंग टू पुश बोथ 3 मार्केट्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो एंड गोल्ड टू एक्सट्रीम लेवल्स, ठीक है? भैया ये देख रहे हो आप, चाइना और अमेरिका के बीच में इस बात पे बहस हो गई कि चाइना ने अक्यूज़ किया कि यूएस ने 13 बिलियन यूएस डॉलर ऑफ बिटकॉइन जो है, जो 2020 में ग्लूबियन माइनिंग पूल हैक हुआ था। हैक होने के बाद जो हैक हुआ था उसके बाद उन सारे बिटकॉइन्स को यूएस ने सीज़ कर लिया है और वो अनलॉफुल है। तो वो कह रहा है कि चाइना की माइनिंग फर्म थी, चाइना के माइनिंग फर्म के बिटकॉइन हैक हुए और अमेरिका ने अपने पास सीज़ करके रखे हुए हैं, ये अनलॉफुल है, हमें वापस कर दो। भैया मैं बता रहा हूँ ना, अगली लड़ाई जो है ना, वो जैसे तेल के लिए आप सुनते हो ना, तेल के लिए होती है, पानी के लिए होगी, भैया बिटकॉइन के लिए भी लड़ाई होगी कि तूने मेरे रख लिए, तूने मेरे रख लिए, तूने मेरे रख लिए, तूने मेरे रख लिए, मैं देखता हूँ तुझे। इस तरह की बातें डिप्लोमेटिक लेवल पे होने लगी हैं। ये पॉलीगॉन की टीम है, आपने देखा होगा जो स्टेबल कॉइन की टीम है, जो पॉलीगॉन और अंक मिलके एक एआरसी स्टेबल कॉइन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके लिए जो पीएम मोदी के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनके साथ ये मिले, ये उसकी फ़ोटो है। स्टेबल कॉइन के ऊपर चर्चा हुई। इंडिया के अंदर गोल्ड ईटीएफ के अंदर मोटा पैसा आ रहा है और पहले ही 10 महीने में 2025 में 2.9 बिलियन यूएस डॉलर जो गोल्ड ईटीएफ में पैसा आया। क्यों ना आए? लोग गोल्ड के अंदर, इंडिया वैसे भी, इंडियंस लव गोल्ड और वो गोल्ड ईटीएफ को भी उसी तरीके से लाइक कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। ये और पैसा बढ़ेगा क्योंकि डिजिटल गोल्ड पे जो अभी काज गिरी है कि सेबी ने बोला कि हम डिजिटल गोल्ड की ज़िम्मेदारी नहीं लेते, जो आपको गूगल पेटीएम पे, फ़ोन पे या डिफरेंट ऐप्स है जिस पे गोल्ड मिलता है, उसकी ज़िम्मेदारी सेबी ने बोल दिया कि हम नहीं लेंगे, ठीक है? तो ये और ज़्यादा ईटीएफ्स के अंदर पैसा आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 50% का टैरिफ रिड्यूस किया क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब रशियन से तेल नहीं खरीदना है, तो ठीक है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि 3 बुलिश न्यूज़ हैं। एक, क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल, बहुत बुलिश न्यूज़ है। दूसरा, $2000 हर अमेरिकन को दिए जाएँगे, बहुत बुलिश खबर है। और सो बेसिकली शटडाउन के बाद हमेशा देखा है कि क्रिप्टो मार्केट डज़ वेल। तो ये 3 चीज़ें बुलिश हैं। मार्केट डाउन है, सेंटीमेंट्स लो हैं, बट जब सेंटीमेंट लो हैं और 3 बुलिश चीज़ें हो रही हैं, ओवरऑल यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट कि आप आज उसमें एंट्री ले सकते हो, ताकि कल आपको पता है कि कल एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। अब क्या मैं एकदम एक्साइटेड हो जाऊँ? नो, नहीं। आप एलोकेशन ले रहे थे, आपकी एसआईपी चल रही थी, आप उसमें थोड़ी एलोकेशन और ज़्यादा ले सकते हो एंड यू नो कि यार द बेस्ट इज़ येट टू कम, ठीक है? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।